गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बेसिस पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस यूनिट में हम लोग हाईएस्ट स्कोर ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट की डायरेक्शन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोगों के पास दो तरह की करंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। नंबर वन कन्वेंशनल करंट एंड नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। डिस्टेंट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को ही हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, करंट को हम लोग कैपिटल आई या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होने के लिए हमारे पास नहीं होते या हमारे कंडक्टर्स के अंदर नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। जब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिस्कस करेंगे तब वहां इस बात को सीखेंगे कि होल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और होल की डायरेक्शन जो भी होती है उसी को हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं अब होल और कन्वेंशनल करंट या होल्स के फ्लो होने की डायरेक्शन, इन सब में अब हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं, कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं, क्या इनकी डायरेक्शन होती है, ऐसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। नॉर्मली किसी भी सर्किट के अंदर हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं। डिस्टेंट करंट फ्लो क्यों करती है, इस चीज को हम लोग इस डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। एक नॉर्मल सा डायग्राम मैं यहां आपको दिखाता हूं, ये हम सब के घरों में होता है। एक हमारे पास वाटर रिजर्वायर होता है, या मैं कह सकता हूं पानी की जो पाइपलाइन रोड के अंदर पड़ी होती है वो होती है। हम लोग यहां से एक वाटर पंप के थ्रू पानी को ओवरहेड टैंक में डालते हैं। ओवरहेड टैंक से पानी अपने आप से ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस वापस हमारा सीवर में जाता है, या व्हाटएवर सो हम लोगों का कोई अगेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है तो उसके अंदर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हो क्या रहा है, बेसिकली जो ग्राउंड पे हमारा वाटर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, जिसे हम लोग वाटर पंप या पानी की मोटर के नाम से जानते हैं। अल्टीमेटली जो नीचे पानी की हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो इस सोर्स की वजह से, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की वजह से यहां आकर के बढ़ जाती है। अब जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहां बढ़ गई तो हम इसको किसी भी तरह से अपने यूज में लेते हैं, नहीं लेते, व्हाटएवर सो, अब ये ड्यू टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी आराम से अपने आप से वापस नीचे आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों के यहां चार्ज फ्लो का। बेसिकली हम लोग चार्ज को जब एक सर्किट में फ्लो कराने की बात करते हैं तो बीच में हम लोगों को कोई एक एनर्जी सोर्स लगाना होता है, जिसे हम लोग जनरली सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी कि बैटरी के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी मुझे करंट फ्लो कराना होगा, यहां वाटर करंट की बात हम लोग कर रहे थे, अब हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बैटरी या सेल हम लोगों को लगाना होगा, यानी कि एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हमें लगाना होगा, जिससे कि हमारा चार्ज लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर सके। वापस सर्किट में पहुंचने के बाद, यानी यहां हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने के बाद, फिर तो चार्ज ऑटोमेटिकली लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, यानी जो हमारा सोर्स है उसकी तरफ अपने आप से चलना शुरू कर देगा, ट्रेवल करना शुरू कर देगा। यानी यहां से हम लोगों ने यह सीखने की कोशिश की कि किसी भी सर्किट में एक एनर्जी सोर्स या पोटेंशियल सोर्स या बैटरी या सेल का होना जरूरी है। जब तक कोई एनर्जी सोर्स नहीं होगा तब तक करंट फ्लो किसी सर्किट के अंदर पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा
कि सर्किट मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब अगर आप इस सर्किट को देखेंगे, चाहे वो वाटर फ्लो या वाटर पाइपलाइन का ही क्यों ना हो, यहां पूरा सर्किट कंप्लीट है, तब मेरा फ्लो ऑफ वाटर करंट की बात हो रही है या फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है। अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाए, सपोज मैं यहां से इस सर्किट को ब्रेक कर देता हूं, तो ऐसी स्थिति में फिर ये सोर्स कुछ नहीं कर पाएगा और फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं से अगर ब्रेकिंग है, ऑब्वियसली उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और भी मैं यहां कहना चाहूंगा। दो कॉन्सेप्ट हमारे यहां आते हैं, एक आता है शॉर्ट सर्किट और दूसरा आता है ओपन सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किट का मतलब रेसिस्टेंस हमारा 0 है और ओपन सर्किट का मतलब रेसिस्टेंस हमारा इंफिनिटी है। तो जो हमारा घरों में प्लग होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से 3 हमारे पास रहते हैं। ये ऊपर वाला थोड़ा मोटा होता है, नीचे वाले थोड़े नैरो विड्थ के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इसमें मैंने अप्लायंस नहीं लगाया हुआ तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच रेसिस्टेंस है इंफिनिटी, यानी हम इसे ओपन सर्किट कहते हैं। अगर मैं एक कॉपर की थिक वायर ले लूं, मोटी तार ले लूं और उस मोटी तार को इन दोनों के बीच ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो ऐसी स्थिति में इसका रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस 0 होगा तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम होगी। डियर स्टूडेंट, किसी भी सोर्स यानी कि बैटरी के अगर दोनों टर्मिनल्स को मैं शॉर्ट कर देता हूं, कॉपर वायर से जोड़ देता हूं, तो इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड बैटरी या शॉर्ट सर्किटेड सेल। और इस स्थिति में यहां करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करती है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया एक वाटर पाइपलाइन के थ्रू, मोटर के थ्रू, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा इस सर्किट से। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहां पे सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसको मैं बैटरी या सेल कह रहा हूं, या यहां जो मैं कंपेयर करता हूं तो वाटर पंप से इसको कंपेयर कर सकता हूं। ये मेरा रेसिस्टेंस है जिसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होता है या सर्किट कंप्लीट होता है, और ये कंप्लीट मेरी पाइपलाइन से कंपेयर हो सकती है जो मैंने यहां पे ऊपर शो किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें जो हमारा रिजर्वायर है वो ऊपर ही होना चाहिए, वाटर टैंक ऊपर ही होना चाहिए। यहां रेसिस्टेंस हमारा ऊपर नीचे कहीं भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी हमारा यूजेस है वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही हम लोगों को करना होता है। जैसे बल्ब लगाया तो उसका अपना डेफिनेट रेसिस्टेंस होगा, गीजर लगाया तो उसका अपना डेफिनेट रेसिस्टेंस होगा, व्हाटएवर सो। तो ये हम लोगों ने एक एनालॉगस सर्किट के बेसिस पे समझने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये एनर्जी सोर्स जिसको मैं सेल कह रहा हूं या बैटरी कह रहा हूं, एक ब्रीफिंग मैं यहां देना चाहूंगा। देखिए, ये हमारे पास ये एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर जनरली बेकेलाइट का, ग्लास का या कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। इसमें ये जनरली लिक्विड या पेस्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 अलग अलग मेटल्स और एक नॉन मेटल, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, या एक का मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा, दूसरे का मेटलिक कैरेक्टर कम। इस तरीके से हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं, इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एक प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज्यादा हो गए, ऑब्वियसली यहां पे इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम है, तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये मेरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू ज्वाइन करता हूं, रेसिस्टेंस इसमें बीच में लगाता हूं, तो अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट होगा इस तरीके से। ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तभी भी मेरा सर्किट ब्रेक है, अगर रेसिस्टेंस नहीं है तभी भी मेरा सर्किट ब्रेक है। सर्किट ब्रेक है तो पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो इंफिनिटी है, और सर्किट का रेसिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो करंट इसमें 0 फ्लो करेगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बैटरी का लिया हुआ है, इसको मैंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यहां पे शो कर दिया है। सेल में जो बड़ी प्लेट होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी प्लेट होती है इसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से शो करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल बोले तो जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कलेक्ट हो गए, और पॉजिटिव टर्मिनल बोले तो जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स कम है।
ये हमारा बैटरी या सेल का कॉन्सेप्ट हो गया। कन्वेंशनल करंट मैं इसी सर्किट में दिखाना चाहूंगा। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है आउटसाइड द सेल, और इनसाइड सेल जो कन्वेंशनल करंट है वो मेरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। इसको हम लोग बार मैग्नेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। बार मैग्नेट में सबको पता है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती हैं और इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती हैं। द सेम थिंग इज हियर। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है इन आउटर रीजन, और इनसाइड बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो इसको हम लोग यहां कंपेयर करके समझ सकते हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स मैं पढ़ना चाहूंगा कुछ और चीजों के बारे में। ये तो मैंने कॉज के बारे में बात की। अब देखिए कोई भी अगर सोर्स होगा तो इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स P और N के बीच में या नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में, उसे हम लोग EMF के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। एक फेबुलस क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंस का, जो आप लोगों के यहां बहुत पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता तो इसके बिना आप आगे पढ़ाई इलेक्ट्रिक करंट की नहीं कर सकते, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको जनरली हम लोग स्मॉल e या कैपिटल E से डिनोट करते हैं, EMF इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मली हम लोग V या dV या डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। दोनों की यूनिट एक ही है, दैट इज वोल्ट। साइंटिस्ट है वोल्टा, इसलिए वोल्ट हम लोग यहां उनको ट्रिब्यूट करने के लिए लिखते हैं, इसको भी वोल्ट कहते हैं। कैपिटल V से हम लोग इस वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो द सेम थिंग इज हियर, यहां भी हम लोग कैपिटल V से ही इसको डिनोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? देखने में ये मेरे को फोर्स दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में फोर्स होता नहीं है। ये क्या होता है? वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। अभी हम लोगों ने यहां सर्किट बनाया था, मैं यहां दोबारा से बना देता हूं। ये सपोज बैटरी है, इसमें ये आगे रेसिस्टेंस है। तो पॉजिटिव प्लेट से मैंने यूनिट चार्ज को लिया, इससे पूरे सर्किट के अंदर घुमाया और वापस इसी पॉजिटिव प्लेट पे लाके छोड़ दिया। तो इतने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को मैं EMF कहता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहता हूं। वहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। जब आप एग्जाम में लिखते हैं तब आपको निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। It is an amount of work done in taking a unit charge from one point of a circuit to another circuit. तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट मेरे को देना है किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और EMF के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करता हूं, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। नो डाउट, जैसा मैंने अभी बताया था, जो भी EMF होगा उसकी वैल्यू टर्मिनल डिफरेंस जो भी मैक्सिमम है उसके बराबर होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी EMF से ज्यादा नहीं होता। हां, अगर आप एक सेल को चार्ज करने की बात करते हैं, चार्जिंग ऑफ सेल की बात करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोगों को जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रखना होता है, तब हम लोग सेल को चार्ज कर पाते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। जब भी हम लोग EMF की बात करेंगे तो ओपन सर्किट के अंदर करेंगे, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें नहीं होगा या R इसका इंफिनिटी होगा। और जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां नो डाउट मेरे को क्लोज सर्किट ही कंसीडर करना होगा। ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन से होता है, जबकि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से होता है। यह बात हो सकता है आपको क्लियर ना हुई हो, आगे अभी थोड़ा सा देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगी। आपने एक रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, E इक्वल्स टू माइनस dV/dl, तो यहां से थोड़ा इसको कंपेयर करके देखेंगे। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसमें कुछ चीजें और मिलेंगी, जस्ट लाइक EMF इज अ कॉज व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस इज अ इफेक्ट।
रेजिस्टेंस ईएमएफ की बात अगर मैं करता हूं तो ईएमएफ चूंकि मैक्सिमम है तो एक्सटर्नल सर्किट हो या इंटरनल सर्किट हो, दोनों में जो भी कंपोनेंट्स हैं हर कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सम के बराबर मेरे को मिलता है ईएमएफ, जबकि यहां ये किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसा मैंने अभी बताया पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा ईएमएफ और ये ऑलवेज लेस देन ईएमएफ होगा। इसमें बस एक चार्जिंग का केस आप लोग छोड़ देंगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, चूंकि ओपन सर्किट था तो निश्चित सी बात है कि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर जो भी रेसिस्टेंस है उसका कोई इफेक्ट यहां नहीं होगा। फर्दर इसमें जब तक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं होगा तब तक हम बात कर ही नहीं सकते पोटेंशियल डिफरेंस की। दैट्स द कांसेप्ट रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन। अब मैं बात करना चाहूंगा रेसिस्टेंस के बारे में। तो देखिए रेसिस्टेंस क्या है, बेसिकली ऑब्स्टिकल्स ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट है या इन द पाथ ऑफ चार्ज कैरियर्स है। अगर मेरा रेसिस्टेंस फिक्स है तो उसका नोटेशन इस तरीके से या इस तरीके से हो सकता है। डू नॉट गो फॉर लाइक दैट। एग्जैक्टली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए होता है, तो ये आपको कभी भी नहीं देना, ये जिगजैग लाइन इस तरह से देनी है। अगर रेसिस्टेंस मेरा वेरिएबल है देन सिंपली वी हैव टू प्लेस लाइक दैट और लाइक दैट। अगर रेसिस्टेंस एज ए पोटेंशियो डिवाइडर यूज हो रहा है, आपने रियोस्टेट तो देखा ही है, रियोस्टेट के बारे में मैंने डिस्कशन दिया था। रियोस्टेट के दो फिक्स एंड ये हो गए और जो जॉकी है जो बीच में की है वो अगर स्लाइड कर रही है इधर उधर तो ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से काम होता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हम लोग इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, सेंटर में V लिखा होता है। करंट को मेजर करने के लिए ध्यान रहे कन्वेंशनल करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर मेरा इस तरह से होता है। अगर ये शॉर्ट रेंज के हैं तो यहाँ पे मिली एम्पियर भी लिखा हो सकता है, माइक्रो एम्पियर भी लिखा हो सकता है, जस्ट लाइक मिली वोल्ट भी लिखा हो सकता है। गैल्वेनोमीटर जो सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन देता है उसके बीच में G लिखा होता है। और गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस तरह से भी शो करते हैं, अगर कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रही है तो ये पॉइंटर एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। डियर स्टूडेंट्स यहां एक बात मैं और भी क्लियर करना चाहूंगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। नंबर वन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो जनरली एसी को मेजर करने का काम करता है। नंबर टू मैग्नेटिक इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हॉट वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉग्नाइज करके वो अपनी वैल्यूज देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो स्केल है उसकी स्केलिंग अनइक्वल विड्थ के साथ होती है। हॉट वायर जिनका यूज हम लोग एसी मेजरमेंट के लिए करते हैं और जो हमारे डीसी मेजरमेंट के लिए होते हैं, डायरेक्ट करंट मेजरमेंट के लिए होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करते हैं, उनमें जो डायल होता है उसमें बिल्कुल इक्वल विड्थ के आप लोगों को डिविजन्स मिलते हैं। जहां तक वोल्टमीटर की बात है डियर स्टूडेंट्स वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है, जबकि एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। अब एक नॉर्मल या टिपिकल सर्किट की बात मैं करना चाहूंगा। एक सर्किट आप लोगों को यहां शो करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये एक सर्किट है, इसमें सारे कंपोनेंट्स को लगा करके दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग सर्किट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। मिरर इमेज इसकी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दो सेल इसमें लगे हैं, दो से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 10 जितनी भी जरूरत होती है। अगर सिंगल सेल है तो उसको हम बैटरी नहीं कहते, फिर सिर्फ सेल कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देते हैं। इसके बाद ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर जनरली कॉपर का या सिल्वर का, चांदी का बना होता है, जिसकी रेसिस्टेंस हम लोग ये मान के चलते हैं 0 है। किसकी? कंडक्टिंग वायर की। रेजिस्टेंस ये पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ी वाली प्लेट दिखा रखी है। करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो की। अब आगे बात करते हैं, ये रेसिस्टेंस वोल्टमीटर रेसिस्टेंस के पैरेलल लगाया हुआ है क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मेजर करना है। जब पैरेलल लगाऊंगा तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। जस्ट लाइक एम्पियर मीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है, तो यहां से मेरा पॉजिटिव टर्मिनल चला था
निश्चित रूप से ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां आकर के मेरा टर्मिनेट हुआ, इसके बाद ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सर्किट की बात करते हैं। कोई भी सर्किट अगर हम लोग शो करेंगे तो कंप्लीट शो करेंगे। इसमें एक की हम लोगों ने नहीं लगाई हुई, सीरीज को की को हम लोग ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं, कि इस तरह से मेंशन करते हैं। इसमें अगर बीच में डॉट लगा हुआ है इसका मतलब सर्किट मेरा क्लोज है, और अगर ये डॉट नहीं है तो सीधा सा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो इसका रेसिस्टेंस इंफिनिटी है, और रेसिस्टेंस इंफिनिटी है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू आर सेल, बैटरी एंड ए टिपिकल सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट का कॉन्सेप्ट भी एक एक्टिविटी आप लोगों के यहाँ होती है, तो आप इस तरीके से लगा के अपने एग्जामिनर्स को शो कर सकते हैं, आप लगा के देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट अपोजिट पोलैरिटी से लगा है तो जो पॉइंटर है वो 0 से नीचे चला जाएगा। अगर कंटिन्यूअसली करंट सर्किट में फ्लो होती रही तो ऑब्वियसली ये डैमेज भी हो सकता है, इसलिए आप लगाते समय पोलैरिटी का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर पोलैरिटी उल्टी है तो तुरंत ही पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू टिपिकल सर्किट। अभी डियर स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, करंट डेंसिटी को लेकर के एरिया वेक्टर की बात हम लोग करना चाहेंगे। कोई भी मेरे पास कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये मेरा एरिया वेक्टर कहलाता है। डियर स्टूडेंट, करंट डेंसिटी में एरिया वेक्टर का बड़ा रोल है, आप सब लोग जानते हैं। अगर इन केस क्रॉस सेक्शनल मेरा एरिया अलग है तो मुझे क्या करना होता है, जो भी मेरा एरिया वेक्टर है उसका कॉस कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लूंगा, और तब मैं करंट डेंसिटी के लिए इसको रिप्रेजेंट करूंगा J इक्वल्स टू I ओवर A। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर होता है, सबको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो यहां पे A cos थीटा यानी इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे को ट्रीट करना होता है। अब ये कार्बन रेसिस्टेंस के लिए टेबल दे रखी है। जहां तक बात है इस साल के सिलेबस की, तो कार्बन रेसिस्टर्स आपको इस साल के लिए नहीं करना है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसमें कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में सारा मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो एट प्रेजेंट आप लोग कार्बन रेसिस्टर्स को छोड़ सकते हैं। आगे के स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगा कुछ करंट के बारे में ही। और देखिए, अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, D1 मेरे को ज्यादा दिख रहा है, D2 कम दिख रहा है, तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट जो मेरा यहाँ ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा था वही करंट मेरे को स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी मिलने वाला है, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, करंट डेंसिटी की मैं बात करूंगा तो यहाँ की करंट डेंसिटी फर्क होगी और यहाँ की करंट डेंसिटी ऑब्वियसली फर्क होगी। अगर मैं देखता हूं यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ की करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसकी करंट डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करना चाहूंगा। किसी भी सर्किट में करंट जो है किस तरह से हमारी डिनोट की जा सकती है, ये बात मैं करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, बड़ा एक नॉर्मल सा ही कॉन्सेप्ट, आपने बैटरी लगाई, ये कोई रेसिस्टर लगा दिया, कोई भी रेसिस्टेंस है, इट में बी कार्बन रेसिस्टेंस और इट में बी बल्ब टंगस्टन रेसिस्टेंस और इट में बी व्हाटएवर सो, हीटर का रेसिस्टेंस हो सकता है, एसी का हो सकता है, किसी भी चीज का रेसिस्टेंस है। तो इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये फ्री चार्ज कैरियर्स रैपिड रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, जबकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहती है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूंगा इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, तो यहां मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहती है। और मैं सिंपलिसिटी के लिए अपने सारे के सारे सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन को यूनिफॉर्म कंसीडर करूंगा, एक ही डायरेक्शन की बात करूंगा, इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज नहीं करूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। ये आपको याद होगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से अगर मेरे को
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो बड़ा जनरल सा फॉर्मूला है I इक्वल्स टू NAEVD। इसका जो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लास से आप इसको देख लेंगे, आपको आना चाहिए, मोस्टली आपके एग्जाम में डिस्कस होता है। अगर मैं यहां चीजों को चेंज करता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस करता हूं, तो दैट इज EV टाउ ओवर ML, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रेस्टोरेंट थोड़ा सा और मैं सिनेरियो को चेंज करता हूं, यहां पे बात करता हूं रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ की। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं कॉपर की बात करता हूं, तो कॉपर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। ध्यान रहे, टेम्परेचर यहां मेरे को केल्विन में लेना है बिकॉज ऑफ SI सिस्टम में है। रेसिस्टिविटी की यूनिट मेरे को जरूर लिखनी है, ओम मीटर होती है, तो मेरे को ग्राफ ड्रॉ करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके बाद मैं अगर रेसिस्टिविटी की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो नो डाउट नाइक्रोम के लिए बात करते हैं, तो द सेम थिंग। ध्यान रहे, ये टेम्परेचर रेंजेस जो है वो कंपैरेटिवली मेरे को कम ही लेनी है, ज्यादा टेम्परेचर रेंजेस पे ये ग्राफ जो है वो फर्क होंगे। तो जब भी हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो सारे पैरामीटर्स हम लोगों को कांस्टेंट रखने होते हैं, अदरवाइज तो नहीं। डियर स्टूडेंट्स, एक फेबुलस क्वेश्चन आप लोगों का यहां tan थीटा या स्लोप ऑफ द कर्व के ऊपर आता है। देखिए, ये मान लीजिए टेम्परेचर दे रखा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता है, V और I के बीच में ग्राफ दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी कुछ यहां पूछता है, मान लीजिए वो आपसे यहां रेसिस्टेंस ही पूछ रहा है। ऑब्वियसली रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो जो रेसिस्टेंस के लिए आपके डिसीजन आएंगे वही टेम्परेचर के लिए भी होंगे। अब ये दो मेटल है, क्वेश्चन में यहां बना देता हूं, दो मेटल है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, सॉरी एक मेटल है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो वो पूछ रहा है कि भैया किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेसिस्टेंस कम है। या वो कह सकता है ये दो मेटल है, दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो भैया मेटल को क्लासिफाई करो। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, V इक्वल्स टू IR, सिंपल सा फॉर्मूला कंसीडर करना होता है, I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू आपको लिखना होता है V ओवर I। अब अगर आप डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कर दें तो सीधे सीधे से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आएगा। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। I को कांस्टेंट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आपका I वाला एक्सेस है। अब यहां एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो यहां पे ये I आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। I कांस्टेंट हो गया। अब जरा देखिए, जो T1 ग्राफ है उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू कम है, और जो T2 ग्राफ है इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्थिति में आपको क्या मिल रहा है, जो आपका T1 वाला ग्राफ है उसका पोटेंशियल कम है तो रेसिस्टेंस भी कम है, टेम्परेचर भी इसका कंपैरेटिवली कम ही होगा, और ये किसी क्लोज सर्किट के अंदर लगा हुआ है। उसी तरह से अगर मैं यहां बात करता हूं T2 ग्राफ की, तो T2 ग्राफ का जो स्लोप है वो कंपैरेटिवली लेसर है, या पोटेंशियल यहां ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। तो यहां डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करके अगर आप अपना आंसर प्लेस करेंगे तो मिस्टेक की चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे। कभी भी रोट मेमोरी के बेसिस पे इसका आंसर देने की कोशिश ना करें। अगर आपने रोट मेमोरी पे आंसर देने की कोशिश की तो समटाइम्स वो क्या करता है, यहां पे करंट I ले लेता है, यहां पे V ले लेता है, अब आपका आंसर तो बिल्कुल ही डिफर हो जाएगा। आपको लगेगा मैं तो सही करके आया हूं, लेकिन एग्जामिनर उस पर 0 मार्क करवाएंगे। तो ये जो हमारा स्लोप वाला क्वेश्चन है कई सारी जगह पे बनता है, रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टिविटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स में जाके बनता है, फिर हमारा U और V के लिए बनता है, बहुत सारी जगह पे बनता है। तो ये आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है ये बात आनी चाहिए। मैं कितने बार भी यहां आपको समझाता रहूंगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपने देखने हैं, तो आपने क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को अपने आप से लगाना होगा, सेल्फ रियलाइज करना होगा, और सेल्फ रियलाइज करने के बाद ही अपने आंसर्स को प्लेस करना होगा। ये मेरे पास रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी चेंज होती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेसिस्टिविटी यहां पे कम होती है। लेकिन इस ग्राफ को मैं अगर और आगे बढ़ाता हूं, टेम्परेचर में अगर बढ़ाता हूं, तो ऑब्वियसली ये फिर दोबारा से रेसिस्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर।
अब सेमीकंडक्टर भी डिफर हो सकते हैं, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ इन जनरल ग्राफ आपको देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें हम लोग, ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ की बात करें, नॉर्मली जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना आंसर देके छुट्टी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो नेगेटिव साइड में भी स्ट्रेट लाइन कर्व लेते हैं। प्योर मेटल के लिए, CuSO4 सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप है वो फर्क है, तो आप यहां से रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट या रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट लिया था उसके बेसिस पे। ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए हो गया, ओमिक रेसिस्टेंसेस के लिए हो गया। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, देखिए बड़ा मजेदार सा केस है, हायर टेम्परेचर पे जाकर के सारे कंडक्टर्स नॉन ओमिक हो जाते हैं और लोअर टेम्परेचर पे नॉर्मली ओमिक रहते हैं, या लेसर वैल्यूज ऑफ करंट पे ओमिक रहते हैं, हायर वैल्यूज ऑफ करंट पे नॉन ओमिक हो जाते हैं। तो डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो यहां तक मेरे को ओमिक कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन इसके बाद ये नॉन लीनियर बिहेवियर हो जाता है, अल्टीमेटली ये मेरा नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाता है या नॉन ओमिक रेसिस्टर बन जाता है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होगा कि कभी सर इसको कंडक्टर कह रहा है, कभी रेसिस्टर कह रहा है। देखो हर कंडक्टर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो कंडक्टर है तो कुछ रेसिस्टिविटी जरूर शो कर रहा होगा। जब हम उसकी रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसे रेसिस्टर कह रहे हैं, जब हम उसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसे कंडक्टर कह रहे हैं। ये मेरे पास VI ग्राफ आया फॉर जंक्शन डायोड। अब तो मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जंक्शन डायोड तो आप पढ़ चुके हैं, ये आपके एक्सपेरिमेंट भी है। देखिए ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, यहां पे आप बात करते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये आपका नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहां आप बात करते हैं रिवर्स वाइसिंग की। आप सबको पता है जब रिवर्स वाइसिंग होती है तो यहां पे माइक्रो एम्पियर करंट आप लेते हैं, और जब फॉरवर्ड वाइसिंग होती है तो यहां पे मिली एम्पियर करंट आप लेते हैं। यहां पोटेंशियल्स आप 0, 1, 2, 3 इस तरह से लेते हैं, और यहां पोटेंशियल्स आपके 10, 20, 30, 40 वोल्ट इस तरीके से आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ये ग्राफ बहुत कुछ कहता है और 100% आपको इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, वो मे बी थर्ड चैप्टर से मिले या 14th चैप्टर से मिले, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस से मिले। तो यहां डियर स्टूडेंट्स मेरे को देखना होगा, ये मेरे पास नी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आ गया इस जगह पे, ये मेरे पास डायनामिक रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, यहां भी डायनामिक रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ये मेरे पास ब्रेकडाउन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब भी मैं नॉन ओमिक की बात करता हूं तो मुझे सेमीकंडक्टर का ग्राफ ये वाला दिमाग में रखना चाहिए। दो जगह पे यूज होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर एज वेल एज यूज होता है मेरा किसके लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बात करें तो कोई भी मेरे पास सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, इसके बाद में फिर वो रेसिस्टेंस हो जाता है। अब ये मेसनर इफेक्ट भी आपको छोड़ना है, अभी आपको नहीं करना। मैं आगे बात करना चाहूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम सब लोग इसको देखते आए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मेरी सेम रहेगी, कितने भी रेसिस्टेंस हैं सबके अक्रॉस, पोटेंशियल मेरा वेरी करेगा हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस। पोटेंशियल जो मेरे को मेजर करना है वो सिर्फ इस रेसिस्टर के अक्रॉस करना है, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज है वो मैं 0 लेके चलता हूं। हालांकि ऐसा बिहेवियर में होता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ चूंकि मैक्रोस्कोपिक स्टडीज का कॉन्सेप्ट है तो कोई भी कंडक्टर में लूंगा, इट में बी कॉपर, इट में बी प्लेटिनम, इट में बी सिल्वर, तो हर किसी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर मेरे को 0 ही कंसीडर करना है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट। यहां पे मैंने पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मेरे को यहां पे लेना है, बाकी के और भी रेसिस्टेंस हैं तो मैं और आगे ले सकता हूं। करंट जहां तक बात करनी है तो हर रेसिस्टर के अक्रॉस करंट यहां पे सेम होगी, हम सब जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, तो ऑब्वियसली V1 की बात करेंगे तो IR1 होगा, बिकॉज ऑफ I तो सब में सेम ही है। V2 की बात करेंगे तो IR2 होगा।
तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं पावर की बात करता हूं, देखिए रेसिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में आप लोग बहुत पढ़ के आए हो, जनरली आता रहता है। लेकिन अगर पावर की मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो पावर भी मेरे को यहां पे कुछ इस तरीके से देखनी होती है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया है तो ऑब्वियसली पावर मेरा रेसिप्रोकल में आ जाता है। अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे को करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मिलता है, जबकि पोटेंशियल सेम रहता है एज यूजुअल, जैसे कैपेसिटेंस में हम लोगों ने किया हुआ है। कोई अगेन नई बात नहीं है। मैंने यहाँ पोटेंशियल लगाया, ये कंडक्टिंग वायर है जो रेड से शो कर रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अब इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फर्दर सेम होगा, बिकॉज ऑफ ये टर्मिनल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के बराबर का पोटेंशियल कैरी कर रहे होंगे। ये वाले टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर का पोटेंशियल कैरी कर रहे होंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है डू नॉट गो फॉर ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जब हमारा सर्किट क्लोज है, कंप्लीट है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अक्रॉस होगा वही इन सारे के सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस भी होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, I1 I2 I3 होगा। वही कॉन्सेप्ट V इक्वल्स टू IR से मेरे को उठाना है, तो I इक्वल्स टू V ओवर R हो गया। पोटेंशियल सब में सेम है, इसलिए मेरे को क्या करना होगा, पोटेंशियल सेम रखना होगा, लेकिन रेसिस्टेंस मेरे फर्क है, तो मेरे को यहाँ पे रेसिस्टेंस फर्क डालने होंगे। टोटल करंट की बात करूंगा तो ये मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलेगा। इसके बेसिस पे मैं डेरिवेशन निकाल सकता हूं, इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं। कैसे करना है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं वहां से आपको देखना है निश्चित रूप से। जस्ट इट इज ए रीकैप, हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिवीजन की बात कर रहे हैं। रेशंस एक फैबुलस क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वायर है, इस वायर का रेसिस्टेंस सपोज कितना है, 4R है या 4R ओम है। आपने इस वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, दोनों डायमीटर या किसी भी डायमीटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस आपने यहां पे रेसिस्टेंस की बात की, तो ऑब्वियसली हाफ पेरीफेरी इसके हाफ वायर से बनेगी, हाफ पेरीफेरी इसके हाफ वायर से बनेगी। अल्टीमेटली 2 ओम रेसिस्टेंस, 2R ओम नीचे हो गया, 2R ओम ऊपर हो गया। करंट यहां से फ्लो हो रही है, दो पाथ उसको मिल रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल पाथ मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां से करंट I लेता हूं तो I/2 करंट मेरी यहां पे फ्लो करेगी। कॉम्बिनेशन मेरे को दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये 1/RP इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R हम लोगों को मिल जाने वाला है। अल्टीमेटली देखिए ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, 1/RP की वैल्यू निकाल के प्लेस कर देते हैं, जबकि आपको निकालना होता है RP, यानी जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करना ना भूलें। ये तो आसान वाला क्वेश्चन था। अब अगर वो इसमें हॉट्स बनाता है तो क्या करता है बच्चों, वो सीधा सीधा सा आपको इस तरीके से टर्मिनल्स देता है A एंड B। यहां ऊपर बाई सिमेट्री जो भी सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर होगी, और पेरीमीटर के करस्पॉन्डिंग मेरा रेसिस्टेंस होगा। तो 3R ओम ऊपर हो गया और R ओम नीचे हो गया। अब इस केस में मेरे को 1/3R प्लस 1/R का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के देना होगा, किसके लिए, इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस ये इस तरह से हॉट्स बन जाते हैं आपके सेम एस्पेक्ट को लेकर के। जरा देखिए हम लोग रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को लेकर के एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ था, किसमें, कैपेसिटेंस में, मैं किसी भी टर्मिनल से करंट का फ्लो अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं। मुझे सर्किट सॉल्व करना होता है लास्ट डाइवर्जेंस और फर्स्ट कन्वर्जेंस। इस पर्टिकुलर सर्किट में ये लास्ट डाइवर्जेंस है, यहां से करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, ये सेम करंट फ्लो होते हुए यहां आती है, इधर जो करंट फ्लो हो रही है सेम फ्लो होते हुए यहां आती है, और यहां आकर के कन्वर्ज हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए अगर मैं A को इनिशियल पॉइंट ट्रीट करता हूं, नोड का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, हर क्लासेस में आप लोग नोड के टर्म्स में पढ़ते हैं, तो B इज द लास्ट डाइवर्जेंस एंड D इज द फर्स्ट कन्वर्जेंस। अब इसमें ऊपर वाले टर्मिनल इसकी सर्किट की बात करता हूं, तो R2 R3 दोनों मेरे कैसे हैं, सीरीज में है, तो सिंपली यू हैव टू प्लेस हियर R3 प्लस R2। जब इनका कॉम्बिनेशन आप निकाल देंगे तो ये पूरा एक रेसिस्टेंस वेव करेगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
अल्टीमेटली जो आपका RS है और R5 है, इन दोनों के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो आप 1/RP इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R5 यहां पे प्लेस कर पाएंगे। डिस्टेंस ध्यान है, ये S है और ये आपका 5। इसके बाद तो कोई बचता ही नहीं है। जब आपका ये सर्किट सॉल्व हो गया, यहां से आपका RP आ गया, तो R1, RP और R4 ये सीरीज में है। तो इस तरह से सॉर्टेड सर्किट से हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर आगे तो कोई लिमिट है ही नहीं, हम लोग आगे तो किरचॉफ रूल की हेल्प से या व्हाटएवर सो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, बहुत सारे तरीके से, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉम्बिनेशन ले जाएंगे। तो मैं समझता हूं 10 दिन तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर ही निकल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कॉम्बिनेशन को तरीके से तैयार करते हैं तो ये कैपेसिटेंस एज वेल एज रेसिस्टेंस, और मजेदार बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका हीट वाला चैप्टर है, ट्रांसफर ऑफ हीट वाला चैप्टर है 11th में, उसके लिए भी यूज होता है, क्योंकि वहां पे हीट रेसिस्टेंस की भी बात आती है, हीट कंडक्टिविटी की भी बात आती है। तो जब आपको वहां हीट को ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये कॉम्बिनेशन वहां के लिए भी बन सकता है, वहां के लिए भी क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस होते हैं। तो रेजिस्टेंस एक जगह आप तैयार करते हैं तो कम से कम 3 जगह सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी यही यूज हो सकता है। तो रेजिस्टेंस एक जगह तैयार करते हैं तो कई सारी जगह पे ये यूज हो जाता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डायग्राम मैंने यहां डाल रखे हैं, आपको निश्चित रूप से इनको करके देखना चाहिए। इस डायग्राम पे थोड़ी सी बात मैं और समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आपका है, इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि सोर्स हमारा कैसा है। अगर ये हमारा डीसी सोर्स है तो इसकी खासियत ये होती है कि 10⁻⁹ सेकंड में ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी हो जाएगा तो ये जो सर्किट है CF, ये मेरे पास यूजलेस हो जाएगा, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट इफ आवर सोर्स इज डीसी। अब चूंकि हम लोग एसी भी पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर एसी सोर्स ये होता तो फिर ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगाना था, फिर मुझे इसका कहीं ना कहीं XC निकालना था, XC को R के साथ सीरीज कंबाइन करना था, और इस पूरे ग्रीन सिनेरियो के लिए Z निकालना था, और उस Z को ट्रीट करना था बाकी सर्किट में एज रेसिस्टेंस, बिकॉज ऑफ Z की डायमेंशंस, रेसिस्टेंस की डायमेंशंस, XC की डायमेंशंस सेम होती हैं, सेम यूनिट होती है। अल्टीमेटली वी मे यूज हियर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, व्हाटएवर सो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो 11th में हमने पढ़ा ही था, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा यहां लग जाता है, हम सारे ऑपरेशंस फिर वहां पे लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो मेरे को सबसे पहले यहां पे देखना है कि इज इट डीसी सोर्स और एसी सोर्स, उसके बेसिस पे मेरे को क्वेश्चन करना है। अगेन मैं ये कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको लगा के देखना है, नहीं होगा तो आप या तो इंडिविजुअली आगे डिस्कस करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। इस तरह से आपने रिवाइज करना है, और उसके बेसिस पे अपने फिर टेस्ट की बात करनी है, एग्जाम की बात करनी है। फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अपने आप में एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। देखिए सर्कुलर फॉर्म में लिख रहा है, लेकिन बड़ा है आसान सा कॉन्सेप्ट। यहां से जो करंट गई उसको 2 पाथ मिले, इसका मतलब ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए भैया। अब डाइवर्जेंस की बात करता हूं, तो यहां लास्ट डाइवर्जेंस है ए पॉइंट से चलने के बाद, यहां लास्ट डाइवर्जेंस है और यहां ये कन्वर्जेंस है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, जब ये आपका सॉल्व हो जाएगा तो फिर आप इसको सॉल्व करके लिमिट करोगे अपने सर्किट को कुछ इस तरीके से। ये दोनों आपके सॉल्व हो गए तो फिर आप लोग अपने सर्किट को लिमिट करोगे कुछ इस तरीके से। यहां पे पॉइंट ए ले लोगे, और ये आपका नया वाला रेसिस्टेंस आ गया R3 और R6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये वाला। यहां पे ये रेसिस्टेंस आपने शो कर दिया, इसके बाद आपने ये पॉइंट दिया, यहां पे ये 8 ओम आ गया, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 30 ओम आ गया डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका बी पॉइंट आ गया। तो ऑब्वियसली अब ये जो कॉम्बिनेशन आपने निकाला था पैरेलल वाला, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस सीरीज है, बिकॉज ऑफ दे आर सेम करंट। ये जो कॉम्बिनेशन सीरीज का आएगा वो इसके साथ फिर पैरेलल लगेगा,
मैं हर क्वेश्चन में 50 बार आपको बताऊंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तभी होगा जब आप इसको करके देखेंगे, 2 बार गलती करेंगे, फिर भी नहीं होगा, मेरे पास लाएंगे या व्हाट्सएप करेंगे। जिस पॉइंट पे आप अटकेंगे मैं उसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपका ये क्वेश्चन अपना होगा। बाकी तो मेरे बार बार बताने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सबको एक बार लगा के जरूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे को जरूर बताएं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। ए बी सी डी 4 टर्मिनल है, वो मान लीजिए ए और डी के बीच में आपसे कुछ पूछता है, तो ये वाला रेसिस्टेंस ओपन सर्किट में गया, बेकार हो गया, ये वाला सर्किट बेकार हो गया। अब अगर मान लीजिए वो आपसे ए और सी के बारे में पूछता है, तो आपका डी बेकार हो गया और बी बेकार हो गया। अब अगर मान लीजिए वो आपसे ए और बी के बारे में पूछता है, तो आपका ये बेकार हो गया और ये बेकार हो गया। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। बाकी तो सेम रूल आपने अप्लाई करना है। आपने किसी भी टर्मिनल से करंट को फ्लो कराना शुरू करना है। सपोज ऐसे ही कर लिया, हम लोगों को सबको आदत है ए से जेड की तरफ चलते हैं। बाकी आपका मन है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप करंट को शुरू करेंगे। ये पहला डाइवर्जेंस आपको मिला और इसके बाद यहां पे ये कन्वर्जेंस मिला। तो आप सर्किट को सॉल्व करेंगे टर्मिनल्स के बेसिस पे ही कि आपको कौन कौन से टर्मिनल्स के बीच में अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है या व्हाटएवर। सो एक चीज छोटी सी डियर स्टूडेंट्स मैं यहां आपसे शेयर करना चाहूंगा। रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर हो या बाहर हो। ये अभी हमने सेल की कंस्ट्रक्शन करके दिखाई थी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके बीच में भी रेजिस्टेंस होता है और इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं और हमेशा स्मॉल आर से शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग सर्किट बनाते हैं तो इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये इसका ईएमएफ शो किया और इसके बाजू में लगा दिया स्मॉल आर। इसका मतलब ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। अब ये सेल के अंदर है बाहर है डजंट मैटर, जो करंट यहां से फ्लो हो रही है वही करंट हमारी यहां से फ्लो हो रही है। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर ऑलवेज सीरीज में लगेंगे। एक बात और ध्यान रहे, सीरीज में तो आपने लगा दिए, लेकिन अगर ये ओपन सर्किट है यानी आर मेरा इंफिनिटी है, तो नो डाउट स्मॉल आर भी इंफिनिटी होगा, कोई करंट यहां से फ्लो करेगी ही नहीं। ये इंटरनल आर की भी मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल आर। कैपिटल आर जैसे जैसे मेरा चेंज होता है, मैं यहां डायरेक्टली इक्वेशन साइन नहीं लगाना चाहूंगा, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे कैपिटल आर चेंज होगा वैसे वैसे इंटरनल आर भी चेंज होगा। लेकिन आप इंस्टेंटेनियस करंट्स की बात करते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपके लिए स्मॉल आर फिक्स ही रहेगा जो आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसके बेसिस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर के। आपको हमेशा इसको सीरीज में ही लगाना है। ये मेरे पास ग्राफ है किसी भी सेल के लिए, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं होता, या मैं कह सकता हूं कि ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर मैं बात करता हूं स्मॉल आर और कैपिटल आर की, तो जहां मेरा एक पर्टिकुलर वैल्यू कैपिटल आर का रहता है वो स्मॉल आर के बराबर एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ अभी यहां शेयर और डिस्कशन नहीं लेना। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा आता है V इक्वल टू आई आर का। मैंने इसमें सिंपली I की वैल्यू डाल दी है। I की वैल्यू को निकालना बड़ा आसान सा काम है। इस ऊपर वाले सर्किट में देखते हैं। V इक्वल टू आई आर आपने यूज करना है। अब ऑब्वियसली V की जगह पे यहाँ पे E आएगा, I अपनी जगह पे रहेगा, R की जगह पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस रहेंगे, तो आप इसको R प्लस स्मॉल r कहेंगे। यहां से अगर आप I निकालेंगे तो दैट मस्ट बी EMF ओवर R प्लस स्मॉल r। दैट विल बी कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस पे उसने आगे की कैलकुलेशंस की है और उन आगे की कैलकुलेशंस को हमने यहां पे डिस्कशन में लिया हुआ है। दिस आर हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी चार्जर के लिए भी आपने बाहर से सोर्स दिया है, तो ऑब्वियसली इस स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होगा वो निश्चित रूप से कंपनसेट करेगा ईएमएफ को, एज वेल एज इसके अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को, एज वेल एज इसके अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को। इंटरनल रेजिस्टेंस तो सर्किट के अंदर होगा ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखा है, आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस इस आर की वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करते हैं ये करंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर किसी बैटरी को चार्ज करते समय हाई एम्पीयर्स की करंट हम लोगों ने ले ली तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी बैटरी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो
करंट को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहां पे कहता हूं तो सीधे सीधे 110 वोल्ट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एम्पियर प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 5 एम्पियर, यानी ये सोर्स का पोटेंशियल कंजप्टर 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 तीनों के पोटेंशियल्स के एडिशन के बराबर होगा। तो यहां से मैं कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दे सकता हूं। दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू। अब ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो निश्चित रूप से पोटेंशियल और करंट को लेकर के बनाया हुआ है पर्टिकुलर केसेस में। आगे की बात, बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कम से कम नहीं तो 6-7 बार आ चुका है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम लोगों को तैयार करना है, कैसे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। आज की क्लास को मैं यही समअप करना चाहूंगा। रिमेनिंग चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कीप सेफ, बी सेफ। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर व्हाट्सएप करेंगे। थैंक्स अ लॉट।